नमस्कार। मैं हूं सुनील खालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल एक्शन रिप्ले। संसद का कई दिनों से ये जो शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है, इसमें काफी उठापटक हुई और इसकी बात मैं आपसे पिछले अपने वीडियो में कर चुका हूं। लेकिन अभी पिछले कुछ 2 दिनों से यानी शुक्रवार और शनिवार को इसमें चर्चा हुई संविधान पर, क्योंकि एक एग्रीमेंट के थ्रू जो कि विपक्षी दलों ने संसद के सभापतियों के साथ में जो किया था कि 13 और 14 को लोकसभा में और बाद में 17 और 19 तारीख को शायद राज्यसभा में संविधान के बारे में चर्चा हुई। लेकिन बात संविधान के बारे में चर्चा की नहीं है। बात जो मैं आज करने वाला हूँ वो प्रियंका गांधी के बारे में है। प्रियंका गांधी अपने इस राज्य लोकसभा के सदस्य बनने के बाद अपना मेड इन यानी प्रथम जो उद्बोधन दिया या भाषण दिया, तो उस भाषण की क्या प्लस माइनस है इसकी बातें मैं थोड़ी बाद में करूंगा। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले आपको राहुल गांधी की जो रिएक्शन है वो बता दूं। राहुल गांधी से पूछा गया कि ये जो आपकी बहन या दीदी है प्रियंका गांधी, इसका भाषण कैसा रहा। तो राहुल गांधी की प्रतिक्रिया थी कि डेफिनेटली ये उस भाषण से बेटर था जो 2004 में मैंने अपने पहले संसद में जो पहला भाषण दिया था उससे बेहतर था। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मैं उससे आगे तो काफी बढ़ चुका हूँ और भी प्रियंका को उस स्तर तक आने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी और काफी समय लगेगा। तो किसी तरह वो अपने आप को ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रियंका उनके बराबर नहीं है और उसकी प्रतिद्वंदी नहीं है। लेकिन उनके बीच में प्रतिद्वंदिता रहेगी और है, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और सारे लोग भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि लोगों को बहुत आशा थी। लोगों ने काफी सालों से प्रियंका के आने का इंतजार किया था और ये इंतजार अभी का नहीं है या तब से नहीं है जब वो महामंत्री बनी थी कांग्रेस की, या फिर उनको उत्तर प्रदेश का जो इंचार्ज घोषित किया गया था, या फिर वो लोकसभा में सांसद बन गई है। ये इंतजार बहुत पुराना है। ये डेटेड बैक टू 1982 और 1984 तक का है, जब 1982 में राजीव गांधी पहली बार सांसद बने थे अपने भाई की मृत्यु के बाद। संजय गांधी की मृत्यु के बाद 1982 में अमेठी से, और उसके बाद 1984 में वो प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पे से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो उस समय जो पूरे परिवार के साथ राजीव गांधी वहां जाया करते थे, तो वहां पर उनका काफी स्वागत हुआ करता था। और राहुल गांधी को इतना नहीं पूछा करते थे वहां पर। प्रियंका गांधी की पूछ ज्यादा थी, क्योंकि उनकी शक्ल और नाक नक्शा, विशेषकर नाक जैसा लोग कहते हैं, वो इंदिरा गांधी से मिल रहा था। तो वो अब लोग प्रियंका गांधी को ही कांग्रेस का भविष्य समझते थे और वही उनको बाद में मतलब कांग्रेस वंशज को आगे कांग्रेस की सत्ता को आगे बढ़ाएगी ऐसा माना जाता था उस समय। वहां पे राहुल गांधी का जो राजीव गांधी का जो कार्य क्षेत्र, जो संसदीय क्षेत्र था, उसका जो कार्यकाल था वो कैप्टन सतीश शर्मा देखा करते थे और एक बाबा बूटा हुआ करते थे। और उनके साथ में एक पीयूष हुआ करते थे। जगदीश पीयूष वहाँ एक छोटे मोटे व्यवसायी थे। और जब प्रियंका गांधी आई थी और राहुल गांधी आए थे, तो अमेठी और जो विशेषकर गौरीगंज, जहाँ जो उनका क्षेत्र था, उसमें कोई दीवार ऐसी नहीं थी जहां पर ये नहीं लिखा था कि अमेठी का डंका बेटी प्रियंका। तो तभी से लोग इंतजार कर रहे हैं। और राहुल गांधी उस समय छोटे थे, तो उस समय उनकी कोई पूछ परख नहीं थी और उन्हें यानी बच्चा ही समझा जाता था। कांग्रेस का भविष्य नहीं समझा जाता था। प्रियंका गांधी की जो लाइमलाइट में आई थी, वो उसके कुछ 3 विशेष घटनाएं जो कि अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप सिंह जी ने अपने एक वीडियो में बताई थी। जो पहली घटना है वो ये है कि जो 1999 में राजीव गांधी की लिट्टे ने हत्या कर दी थी और उनकी अस्थियां दिल्ली से लेकर प्रियंका गांधी और परिवार के लोग प्रयागराज गए थे। तो प्रयागराज में करीब रात को 11 बजे गाड़ी पहुंची थी, तो वहां पर बहुत लोग उसका स्वागत करने के लिए या फिर उसमें अपना सांत्वना प्रकट करने के लिए स्टेशन के बाहर इकट्ठे हुए थे। तो वहां पे जो पुलिस के जो भी शीर्ष अधिकारी थे, आईजी थे या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उन्होंने वहां पर भीड़ को रोक के रखा था और उन्होंने उनको इस परिवार और प्रियंका गांधी के पास आने नहीं दिया था। तो प्रियंका गांधी ने जब ट्रेन से उतरी तो उसने पूछा ये क्या हो रहा है, क्यों हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो उसने कहा कि ये लोग आपसे आपके पास आना चाहते हैं लेकिन हम इनको नहीं रोक रहे। तो
तो उनका सवाल था कि आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के कारणों से हम उन लोगों को आपके पास नहीं आने दे रहे हैं। तो इस पर प्रियंका गांधी ने तुरंत पलट के जवाब दिया कि जिसको बचाना था उसको तो आप बचाओ, वो तो चला गया, तो अब आप किसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये जो उनका बयान था, ये पहला एक तरह से राजनीतिक बयान था जो उन्होंने डेलिबरेटली दिया था, या एकदम एक्सटेम्पो उनके मुंह से निकल गया था। ये काफी वायरल हुआ, आज की भाषा में कहेंगे तो काफी वायरल हुआ। लोकल न्यूज समाचार पत्रों और दिल्ली के समाचार पत्रों ने इसमें ये हेडलाइन बना। तो ये इस तरह से पहला एक तरह से कदम था प्रियंका गांधी का राजनीति में। इसके इसके बाद दूसरा जो कदम था वो ये था कि आप जानते होंगे कि अरुण नेहरू थे जो इंदिरा गांधी के काफी करीब थे, और जो 1980 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और 1982 में भी वो चुनाव लड़े थे, बेल्लौर की सीट से चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर। और फिर 1900 राजीव गांधी के कैबिनेट में भी वो शामिल हुए थे। उसके बाद वीपी सिंह के साथ उनके राजीव गांधी के साथ कुछ खटपट हो गई, और फिर वो वीपी सिंह के साथ चले गए। वो आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने जनता दल बनाया, और 1989 में जनता दल ने उनको सत्ता से हटा दिया कांग्रेस को। और उसके बाद तो आप जानते हैं कांग्रेस कभी अपनी बहुमत लेकर सत्ता में नहीं आ पाई। तो अरुण नेहरू बाद में फिर 91 बनाने के चुनाव में भी बिल्लौर से लड़े, और 1999 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और बीजेपी ने उनसे रायबरेली का टिकट दिया। ये विचित्र बात है कि क्यों बीजेपी कोई ना कोई गांधी परिवार के या गांधी के किसी रिश्तेदार को अपने साथ लेना चाहती है। खैर, इसी बीच अरुण नेहरू सेफोलॉजिस्ट का भी काम करते रहे, जिसमें वो बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे, तो बीजेपी में आ गए। और बीजेपी में रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा। पास ही अमेठी से सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी, और सोनिया गांधी का प्रचार करने में प्रियंका गांधी पहुंची थी। और जब प्रियंका गांधी को ये पता चला कि नेहरू रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आनन फानन में गई और वहाँ एक छोटी सभा की, जिसमें उन्होंने उनसे कहा कि ये वो व्यक्ति है जिसने मेरे पिता के पीठ में छुरा भोगा, तो क्या आप ऐसे धोखेबाज को चुनाव जिताएंगे। तो उसकी इस एक भाषण से अरुण नेहरू चुनाव हार गए, और इस घटना का भी काफी वायरल हुई, आज की भाषा में समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी। और राजनीतिक में प्रियंका गांधी का थोड़ा एक स्टेप दूसरा हुआ, दूसरा स्टेप रहा एक तरह से। जो तीसरी घटना है मैं बताऊंगा, एक छोटी सी घटना है, 2012 की चुनाव की बात है। यूपी के चुनाव हो रहे थे, तो उसमें राजनाथ सिंह जी ने कहीं पर एक भाषण में कहा था कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है। तो इस उनके वक्तव्य को प्रियंका गांधी ने राजनीतिक रूप से लपेट लिया, और उन्होंने कहा कि अब एक भाषण में के दौरान कहा कि क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, यानी कि उन्होंने कांग्रेस को अपने आप से के साथ एक तरह से संलिप्त कर लिया, अपने आप को कांग्रेस ही बताना शुरू कर दिया। तो ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट था उनका जो वायरल हुआ। और फिर उनका उनकी कांग्रेस की एक तरह उनकी पहचान कांग्रेस की तरह ही बन गई। हालांकि उस समय राहुल गांधी फुल फॉर्म में थे, शायद उस समय तक मेरे ख्याल से उपाध्यक्ष बनने से जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, उसके बाद शायद 2013 में उपाध्यक्ष बने थे। तो ये तीन घटनाएं हैं जो कि ये बताती है कि प्रियंका गांधी की जो प्रिपरेशन या जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो आज से नहीं है, 2082 84 से लेकर 2012 13 तक रही हैं। और उसके बाद तो जब उनको उत्तर प्रदेश का जो प्रभारी घोषित किया गया, वहां तक उनका जनरल सेक्रेटरी बन के वो पूरी तरह से समावित हो गई थी कांग्रेस में। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रियंका गांधी एज लेट एज 2019 में रियल पॉलिटिक्स में आई। उससे पहले वो कई अपने माताजी या ब्रदर के भाई के चुनाव क्षेत्रों में प्रचार करती रही। इसका एक कारण ये माना जाता है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी का कोई प्रतिस्पर्धी आए, और वो उससे फिर पीछे जाए, तो राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाना चाहती थी। इसी तरह से भी नहीं चाहती थी, कहीं ना कहीं उनको डर था कि अगर प्रियंका गांधी अगर पॉलिटिक्स में आ गई तो ओवरशेडो कर देगी राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को ही वो अपना वारिस मानती थी। और वैसा ऐसा हिंदुस्तान में भारत में है कि जो कोई अधिकारी होता है, उत्तराधिकारी होता है परिवार की संपत्ति या बिजनेस का, या इनका क्या कि इनका बिजनेस ही था एक्चुअली कांग्रेस राजनीति
एक तरह से व्यवसाय ही था, है, प्रैक्टिकली व्यवसाय ही है गांधी परिवार का। तो व्यवसाय का जो उत्तराधिकारी होता है वो जनरली बेटा ही होता है, और ऐसा इटली में भी माना जाता है। तो इसके चलते उन्होंने प्रियंका गांधी को आगे नहीं बढ़ाया और राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाया। उस समय शायद राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद वो उपाध्यक्ष बने। और 2019 में प्रियंका गांधी ने वास्तव में पदार्पण किया, जब शायद उन्हें कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज भी बना दिया गया था। और उन्हें वहां पर उत्तर प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में आधा आधा, या कहें कि उन्हें आधे से कुछ ज्यादा भाग का प्रभाव दिया गया था चुनाव का। और वो ही रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव को देख रही थी। हालांकि कुछ विशेष परिणाम नहीं रहा, बल्कि राहुल गांधी भी हार गए उसमें। तो फिर कहा गया कि चलो ये तो अभी बहुत जल्दी है, इनको बहुत अधिक प्रिपरेशन का समय भी नहीं मिला पॉलिटिक्स में, रियल पॉलिटिक्स में नहीं है, तो इनको कुछ और समय देना चाहिए। तो उसके बाद 2022 में फिर उनकी अगली कहानी शुरू हुई। तो 2022 की जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि 2022 में लोकसभा राज्य विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, और उसमें उनको पूरा का पूरा जिम्मा दिया गया था। और उन्होंने बड़े अच्छे नारे से कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ से शुरुआत की थी, और काफी प्रचार किया था। उन पे पूरा जिम्मा था। राहुल गांधी ने जरूर उनकी मदद की थी और स्थानीय नेताओं ने भी मदद की थी। उस समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ चुके थे, तो उन पे पूरा जिम्मा था। और आपको मालूम है उसका कैसा परिणाम रहा। उसमें मात्र 2 सीट बीजेपी जीत पाई, वो भी कांग्रेस जीत पाई, और वो भी स्थानीय मुद्दों के कारण, जो उनके लोकल उम्मीदवार थे उनकी लोकप्रियता या उनके प्रभाव के कारण वो जीत पाए। तो एक तरह से पूरी तरह वो असफल हो गई। और उसके बाद उनका ऐसा ही बस चलता रहा। किसी तरह से वो भाषण देती रही और पार्टी के डिसीजन को कुछ इन्फ्लुएंस करती रही, और अंत में उनको फिर वायनाड से संसद में ले आया गया। और संसद में जो उनका पहला भाषण था शुक्रवार के दिन, जो कि संविधान पे था, जो कि अभी फिलहाल राहुल गांधी का बहुत ही प्रिय विषय है, वो लाल किताब लेके घूमते रहते हैं एक छोटी सी। और प्रियंका गांधी ने भी वही लाल किताब लेके हाथ पे रख के ही संसद में शपथ ली थी। पर उन्होंने जो भाषण दिया उसमें एक तो कंटेंट नहीं था कोई खास। कंटेंट वही था जो वो बाहर अपने चुनावी भाषणों में या फिर कहीं और अन्य जगह बातें करती थी, वही बातें करती रहती थी। कहीं कहीं पे तो उन्होंने अपने ही पार्टी की, जैसे जैसे विशेषकर हिमाचल के बारे में अपनी ही सरकार की आलोचना कर दी, बिना उनके ध्यान रहे कि वहाँ उनकी खुद की सरकार है। और जब उनको बीजेपी वालों ने याद दिलाया तो फिर वो उस सब्जेक्ट से बदली। उसके बाद उन्होंने संभल के, जो एक किसी की मृत्यु हो गई थी संभल दंगों के दौरान, उसके बच्चों की बात की कि वो उनको स्कूल छोड़ने जा रहे थे, स्कूल से लेके आ रहे थे, और बाद में दंगा हो गया और उनको पुलिस की गोली लग गई। तो फिर उनसे सवाल ये पूछा गया कि भाई संडे को कौन सी स्कूल होती है। तो इस तरह की गलतियां उन्होंने की। तो उनसे जो आशा थी कि वो एक भारी भरकम इम्प्रेसिव भाषण देगी, जैसा कि अभी हाल ही में अगर आप देखें तो, जैसा प्रदीप सिंह जी ने भी बताया कि जो लद्दाख के जामियन सदस्य थे, बीजेपी के चुन के आए थे, उन्होंने 2019 के बाद में जो भाषण दिया था वो बहुत वायरल हुआ था और उसकी काफी चर्चा हुई थी। और उसके अलावा जो एक फकीर टाइप के सांसद उड़ीसा से चुन के आए थे, प्रताप चंद्र सारंगी, उनका भाषण पे भी बहुत चर्चा हुई थी। तो लोगों को, विशेषकर कांग्रेसियों को आशा थी कि उनके ऐसे भाषण भी एकदम वायरल होगा और पूरा बीजेपी के उसको तहस नहस कर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो अमेठी का डंका बेटी प्रियंका, जो जगदीश पीयूष ने नारा लगवाया था 1984 में, वो उनको बड़ा दुख हो रहा होगा कि इस भाषण से तो उनका डंका बज नहीं सका। अब उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा राहुल गांधी ने भी कहा कि उनका भाषण 2004 के भाषण से ही उनका बेहतर था, आजकल के भाषण का मुकाबला तो वो इनडायरेक्टली कह रहे थे कि आजकल के चुनाव का भाषण का मुकाबला तो वो नहीं कर सकता। तो फिर यही देखना है कि अब कब उनका डंका बजेगा, और क्या वास्तव में बचेगा भी, क्या उनमें ये काबिलियत भी है। हालांकि सवाल इस पे भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ और जो प्रो कांग्रेस के जो यूट्यूबर्स या मीडिया को देखेंगे, तो उनका ये कहना है कि
मतलब तहलका मचा दिया प्रियंका गांधी के इस भाषण ने। तो ये तो एक भारतीय पत्रकारिता या विश्लेषकों की कमी रही है कि वो चश्मा पहन के हर चीज को देखते हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जिसके आधार पे मैं बना रहा हूँ, जिसके यूट्यूब वीडियो के आधार पे मैं बना रहा हूँ, उन्होंने भी एक चश्मा, उन्होंने भगवा चश्मा पहन रखा है और बाकी लोगों ने हरा चश्मा पहन रखा है। तो वो तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन आप खुद ही जज कर सकते हैं कि आपने भी वो लद्दाख के और सारंगी के उन भाषणों को सुना सुना होगा, लोकसभा में पहले भाषणों को, और प्रियंका गांधी के इस भाषण को भी सुना होगा। तो आप भी कंपेयर कर सकते हैं। तो लेट अस वेट लाइक ऑल अदर कांग्रेसी कि उनके पास दो प्रमुख वक्ता हो गए हैं हम लोकसभा में, ऐसा हुआ नहीं है। और एक और यूट्यूबर को मैं सुन रहा था, उनका कहना तो था कि कांग्रेस के, बीजेपी के अब 240 नहीं 242 सदस्य हैं। पहले 41 थे और अब 42 हो गए। तो उनका सीधा सीधा कहना है कि 240 तो जो उनके टिकट पर जीत जीत के आए हैं, 41वां राहुल गांधी, और अब 42वीं प्रियंका गांधी हो गई है। तो इसी हल्के नोट के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले इस तरह के और बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।